हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पत्की। तो दरअसल आज जो वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं या फ्यूचर बाइंग करते हैं तो क्या सही तरीका है मेरे हिसाब से बाय करने का। यानी मैं जो अपना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है गए 10-15 साल में या 20 साल में मैंने जो भी अपने आंखों के सामने ट्रेड्स देखे हैं उसके अंदर से मैं एक अंदाज लगाकर आपको बता सकता हूँ कि जनरली मैंने जो देखा है कि उसके अंदर किस में सबसे ज्यादा आपका फायदा होने का चांस है और किस तरीके से आप ट्रेड करना चाहिए ताकि आपको अगर नुकसान भी होता है तो वो कम हो कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर्स। तो दरअसल क्या है कि अगर आप देखो ये लार्सन एंड टुब्रो का फ्यूचर है। और अगर आप लार्सन एंड टुब्रो के फ्यूचर को देखो तो लार्सन एंड टुब्रो का जो फ्यूचर है वो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो काफी बढ़िया और काफी स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप उसका मोमेंटम देखो तो आपको एक बात पता चल रही है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। आप इसको अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करो जब भी आप ट्रेडिंग करो तो कभी मतलब डिपेंड करता है, हर एक का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं जनरली कभी भी डेली टाइम फ्रेम को देखकर ही पोजीशंस लेता हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट दे देती है। देखिए मैंने हमेशा, अब शायद आपको ये बारे में बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन हमेशा एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जितनी कैंडल की टाइम फ्रेम बड़ी होती है, यानी जितना अगर डेली का टाइम फ्रेम होता है तो डेली का टाइम फ्रेम विल ऑलवेज बी बेटर देन 4 आवर, 2 आवर या 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो जितना आपका टाइम फ्रेम बड़ा होता है ना, मतलब जितना कैंडल बड़ा नहीं उसका कैंडल का कितना मूवमेंट है इससे कोई लेना देना नहीं। डेली का टाइम फ्रेम इज ऑलवेज बेटर देन 1 आवर या 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। और वीकली का टाइम फ्रेम इज ऑलवेज बेटर देन डेली का टाइम फ्रेम। उसमें क्या हो जाता है कि जो चार्ट बनता है ना उसका कंफर्मेशन बहुत बढ़िया होता है। तो जब भी आप कोई भी पोजीशन लो, जस्ट बिकॉज वो ओवरसॉल्ट ओवरबॉट में गया तो उसको शॉर्ट कर दिया, इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। आपको पहले ट्रेंड देखना चाहिए। आपको जब पता चलता है कि एक ट्रेंड बाय ट्रेंड में है या अपर ट्रेंड में है, मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड ऐसे दो चीज होते हैं। अभी अगर ये जो चार्ट है, अगर अगर आप इसी को देख लो तो देखिए वो किस तरीके से एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ये जो मेजर ट्रेंड है ये मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है। अब आपको एक सवाल आता होगा कि मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो सिंपल एक स्ट्रैटेजी मैं हमेशा यूज करता हूँ। अभी राइट नाउ मैं ये आपको 1 आवर में दिखा रहा था, इसलिए मैंने इसको 1 आवर में रखा है, तो मैंने 20 SMA लगाया। लेकिन आप कोई भी 200 वाला इंडिकेटर लगा दीजिए मूविंग एवरेज का। अगर आप 200 डेली मूविंग एवरेज लगाएंगे तो सबसे बढ़िया। तो दरअसल क्या होता है, जब मेजर ट्रेंड अप होता है तो ऐसे टाइम पे हमें कॉल को शॉर्ट नहीं करना चाहिए या हमें ऊपर के साइड में ना शॉर्ट करते हुए हमें मौका देखना चाहिए। ऐसे टाइम पे आप ओवरसोल्ड होने की राह देखिए। यानी अगर वो 1 आवर में ओवरसोल्ड में जा रहा है तो आपको पता है इसका मेजर ट्रेंड अप है, शायद या सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत बढ़िया होंगे। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। कल अगर मार्केट नीचे आना चालू हो गया और नीचे आने के बाद आपको जब दिख रहा है कि उसका ट्रेंड काफी डाउन साइड में चल रहा है, और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 200 MA या 200 EMA या 200 SMA 200 EMA इसके नीचे चल रहा है, तो उसके बाद अगर आपको मौका मिला और वो ओवरबॉट में गया तो ऐसे टाइम पे आपको सेल करना विल बी बेटर, क्योंकि उसका ट्रेंड डाउन है। तो मेजर ट्रेंड का जो साइड में होता है, ट्रेंड शुड बी योर फ्रेंड ऐसा कहा जाता है। तो आप हमेशा ट्रेंड को फॉलो करके चलिए तो आपको ज्यादा बेहतर फायदा होगा और ज्यादा बेहतर आपका ट्रेडिंग होगा। मैं और एक बात आपको हमेशा बताता हूँ कि आप हमेशा खुद का सोचकर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही रिस्क लेना। उसका रीजन ये होता है कि कोई भी स्ट्रेटेजी कंफर्म नहीं होती। अगर आप एक स्ट्रेटेजी के ऊपर चलो तो उसको आपको प्रॉपरली बैक टेस्ट करना होता है और आपको खुद को उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। अभी जैसा हम मेरे जैसे जो ट्रेडिंग में मतलब देख चुके हैं काफी सालों के लिए, वो नए नए उसके अंदर आपको चीजें बताते रहते हैं, लेकिन आपको खुद को टेस्ट करना है। और टेस्ट करने के बाद एक बार आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि ये मेरी सिस्टम के लिए परफेक्ट है, तो फिर उसको फॉलो करना है। सिर्फ स्ट्रेटेजीज को बैठ के टेस्ट करने में क्या हो जाता है कि रिजल्ट्स वैरी होते रहते हैं। फिर क्या होता है, जनरली जिन लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी मेरे शुरुआत में भी मैंने जब ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था तो मेरे साथ ये काफी हुआ था। मैंने काफी स्ट्रेटेजीज टेस्ट करता गया और किसी भी स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। आज की तारीख में जो मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ वो स्ट्रेटेजी तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी है चार्ट्स की। तो मैं कम से कम 2-3 घंटा बैठकर दुनिया की मतलब जितने उसके टाइम फ्रेम्स है वो सारे देख देख कर एक बढ़िया सा ऐसा सब बना के फिर उसके अंदर डिसाइड करता हूँ कि अभी ये ब्रेकआउट में जा रहा है या ब्रेकडाउन में जा रहा है। अगर उस तरीके से देखूँ तो मुझे लार्सन में दिखाई दे रहा है कि लार्सन ब्रेकआउट में जा रहा है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लार्सन लेके आया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी आज की तारीख है 3 अगस्त, और 3 अगस्त का के टाइम पे मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लार्सन एंड टुब्रो में क्या चल रहा है। तो ये कोई रिकमेंडेशन लेकर मत समझिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आप समझिए।
मैं जो भी आपको इसके बाद रिकमेंडेशन देने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको हर चीज में जब भी बताऊंगा तो वो आप पेपर ट्रेड करके देख लीजिए कि उसके अंदर फायदा होता है नुकसान होता है, और मैं अपने पीछे का जो उसके पीछे का थिंकिंग है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मैं 1 आवर में बाय करने का सोच रहा हूँ या 1 आवर में मैं इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि एक बढ़िया सा अप ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है इन डेली टाइम फ्रेम। और जब बढ़िया सा अप ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम में होता है तो उसको सपोर्ट अपने आप बन जाता है। जैसे आप अगर पहले डेली या टाइम फ्रेम में ये अच्छी तरीके से देख लीजिए और आपको ये बात पता चलेगी कि ये देखिए यहाँ इसने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है। अगर आप देख सकते हैं एक बढ़िया सी कैंडल आई है, ये देखिए ये सब कैंडल्स को आप देखिए ये कैसे मतलब काइंड ऑफ डॉजी कैंडल्स बोलते हैं या इस तरीके की कैंडल है जिसके अंदर शार्प मतलब छोटी बॉडी है और काफी रिजेक्शन होके फिर ऊपर जाने की कोशिश की है, या काफी नीचे जाकर फिर ऊपर जाने की सपोर्ट लिया है फिर ऊपर गया है। तो उसके वजह से क्या लग रहा है कि ये जो फुल फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन में कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट का एक मतलब बोलते हैं ना एक साइडवेज पैटर्न बन रहा है, लेकिन ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं रादर देन फॉल के। क्योंकि अगर आप देखिए ये सब ऐसे नीचे पॉइंट हो रहा है, सब नीचे पॉइंट होकर सपोर्ट लिया है, सब नीचे नीचे पॉइंट करके सपोर्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाकर, अगर आप ये देखो तो ये एक ही कैंडल ऊपर जाके नीचे आई है, बाकी आप सब देखो नीचे जाकर फिर ऊपर गए। ऐसे जब फॉर्म होता है तो हमेशा वो कैंडल का फॉर्मेशन जनरली बुलिश होता है, क्योंकि उसका ये मतलब होता है कि इतना इतना बढ़िया कैंडल या इतने बढ़िया दो कैंडल देकर फिर भी इसको बेयर्स पुश नहीं कर पा रहे, और अभी ये शायद ये सपोर्ट को मतलब इसका जो सपोर्ट है ये इसने लिया, और अभी जो ये रेजिस्टेंस लेवल है अगर ये क्रॉस कर दे, देखिए ये 3 कैंडल यहाँ रिजेक्ट हो चुके हैं, अगर इसके ऊपर बन जाए उसके ऊपर बंद हो जाए तो फिर एक बाय बनता है, ऐसा मेरा अंदाज है। यानी ये एक ऑप्शन के लिए एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकता है ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे पोजीशन के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए ये मैं वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कैंडल का जो हाई है, ये कैंडल के हाई के ऊपर अगर मुझे एंट्री मिल गई फॉर एग्जांपल, और अगर अभी देखते हैं कि इसका इसका जो कैंडल का हाई है वो क्या है, ठीक है। तो अभी हमने देखा इसका कैंडल का है 1632 अप्रोक्सीमेटली। तो जिस दिन ये 1635 के आसपास बंद हो जाएगा उस टाइम पे मेरे हिसाब से इट बिकम्स अ बाय। ऐसे टाइम के ऊपर आप जब 1635 के अंदर इसके अंदर पोजीशन बनाओ तो सबसे पहले आप जो नए नए जिन्होंने अभी तक ट्रेडिंग को काफी अच्छी तरीके से किया नहीं है या जिसने ट्रेडिंग का चार्ट्स के ऊपर ज्यादा देखा नहीं है, उसके उसके माइंड में सबसे पहले ये सवाल आएगा कि वाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं 1635 पे बाय कर रहा हूँ, अभी क्यों नहीं बाय कर रहा हूँ। तो दरअसल इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको अभी समझाता हूँ। दरअसल क्या हो जाता है कि जब थ्री कैंडल्स रेजिस्टेंस के मतलब वो जगह पे अगर एक रेजिस्टेंस बन गया है, पर ऐसे जब चार्ट्स में फॉर्मेशन होता है तो वो जनरली एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन होती है फॉर द चार्ट्स टू मतलब उसको ब्रेकआउट देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पे हम नहीं चाहते कि 10-15 रुपए के लिए हम बड़ा फ्यूचर या कुछ लेकर अटक जाए और हमारा अगेंस्ट द जाए और हमें नुकसान हो जाए। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर वो 1635 पे क्लोज हो जाता है तो मेरे हिसाब से लार्सन एक बाय बन जाता है। तो उसको और बेहतर समझने के लिए मैंने एक स्प्रेड का यूज किया है। अगर आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ 1640 का एक कॉल को बाय किया है, और 1640 के कॉल को बाय करते हुए मैंने 28 रुपीज में 1640 का कॉल बाय किया है, और 1700 के कॉल को मैं सोच रहा हूँ 11 रुपीज में मैं बेच दूंगा। 11 के अंदर 11.70 में बेचूंगा और 28 में मैं बाय करूंगा। ये स्प्रेड लेने का फायदा ऐसा है कि जैसे आप यहाँ ये चार्ट से देख सकते हो कि जब वो बढ़ने लगेगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, और अगर वो गिरने लगेगा तो एक पॉइंट के नीचे मुझे ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। द रीजन इज जैसे उसके अंदर बढ़त आती जाएगी तो मेरा जो कॉल है उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, और टाइम डीके के वजह से जो कॉल को मैंने बेचा है उसका वैल्यू शायद उतना नहीं बढ़ेगा या घटता रहेगा। तो उसकी वजह से अगर मुझे थोड़ा टाइम लगा टू रीच टिल 1700 का कॉल है 11 रुपए का, अगर 1700 तक पहुंचने के लिए फ्रॉम दिस पोजीशन अगर 1635 ये पहुंच जाता है तो उस हिसाब से जो कॉल का प्रीमियम होगा वो हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हो। अगर 1635 पे पहुंचने के बाद इंस्टेड ऑफ 1640 अगर 1660 का कॉल आपको लेना है तो आप 1660 का कॉल ले सकते हो, 1720 के कॉल को आप राइट कर सकते हो। तो चलिए अब ये दूसरी स्ट्रैटेजी को देखते हैं लार्सन एंड टुब्रो के। ये दूसरी जो स्ट्रैटेजी है लार्सन एंड टुब्रो के, इसके अंदर दरअसल मैंने एक फ्यूचर को बाय किया है। मैंने 1640 या 1635 के लिए वेट करने से अच्छा है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको अभी बताया, जब ये 1635 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो पेपर ट्रेड करने के लिए आप पेपर पर लिखकर ये चेक कर लेना
कि ये जो मैंने 1620 का पुट लिया है इसके बदले आप 1640 का ले लेना, 1680 का कॉल मैंने अभी राइट किया, इसके बदले आप 1700 का कॉल राइट कर लेना, और अगर ये फ्यूचर है 1619 तो ये शायद आपको 1639 में मिल जाए। तो हर चीज में 2020 का ऐड करोगे तो आपको ये सेम पोजीशंस लगभग आपको मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कितना दिन लगता है उसको 1635 के ऊपर क्लोज होने। लेकिन 1635 के ऊपर जब क्लोज हो जाता है तो अभी इसके अंदर आप देख सकते हो जो आपका ब्रेक इवन होगा वो ब्रेक इवन है 1642 एज ऑफ नाउ। जब वो उस पोजीशन पर होगा तो शायद इसका जो ब्रेक इवन होगा वो उससे थोड़ा दूर होगा, डिपेंडिंग ऑन ये आपका जो फ्यूचर है उसका प्राइस क्या है। तो एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो प्लस, इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है +22,000 और जो मैक्सिमम लॉस है वो है -12,000। तो इसका जो मैक्सिमम मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.85 है एज ऑफ नाउ। तो ये दरअसल जब आपको लगता है कि कोई स्क्रिप्ट अगर बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देने वाली होती है तो अब ये दोनों में से कोई भी एक स्ट्रैटेजी को आप डिप्लॉय कर सकते हो, और वो डिप्लॉय करके आपको जो पसंद आता है या आपका जो ऑब्जर्वेशन है इन द कमिंग 6 मंथ्स उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। दरअसल क्या है कि जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में जो पोजीशन है वो दोनों अगर आप लेकर उसको प्रॉपरली बैक टेस्ट करो तो आपको पता चलेगा कि उसमें से आपको कौन सा ज्यादा फायदा दे रहा है, और फिर वो हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो। मेरा ये वीडियो निकालने का पर्पज यही था कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई चीज मैं बाय कर रहा हूँ या अगर कोई चीज कोई बाय करता है तो उसके पीछे का बेसिक उसका थिंकिंग क्या होता है। हमें कैपिटल चाहे कुछ भी हो जाए कैपिटल में इरोजन होने देना नहीं है। तो हमें हमेशा छोटे छोटे, जब आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हो, मेरा खुद का मानना है कि डिलीवरी ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ ट्रेडिंग टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। इसका कोई इसके बारे में मेरे दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो आपको हमेशा एक रखना है कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स के पीछे आप मत जाओ, आप छोटे छोटे आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। अब आप कहोगे कि कैसे सर, ये कैसे मुमकिन है, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ बताया। ये आपको पोजीशन में, अगर आप ये मत सोचिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो 22,000 है तो आप 22,000 तक वेट करोगे, या मैक्सिमम लॉस अगर 12,000 है तो आपको 12,000 तक वेट करना है। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होता है और आपको एक टारगेट लगाना होता है, या आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको नजदीक में दिखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉप लॉस के ऊपर आप कितने दिन के बाद कैसे किस तरीके से ट्रेडिंग करो। फिर एफएनओ में और एक चीज जो हमेशा करते रहना पड़ता है वो होता है एडजस्टमेंट। आपको हमेशा एडजस्टमेंट करते रहना पड़ता है। अगर वो नीचे जाता है ऊपर जाता है तो किस तरीके से आपने जो सोचा और जो हुआ वो हिसाब से आपको पूरा एडजस्टमेंट करते रहना पड़ता है। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करके पोजीशन बना के ज्यादा से ज्यादा स्मॉल प्रॉफिट्स, यानी अगर आपको महीने में एक ट्रेड में 4,000 का टारगेट होना चाहिए, 3,000 का टारगेट होना चाहिए। अगर आप महीने में 10 ट्रेड मारते हो इस तरीके से या 20 ट्रेड मारते हो तो उस तरीके से आपकी अर्निंग होगी, और वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों, कैसे और कितनी की है। तो वो जब आप करो तो आपको उसके उसके ऊपर से एक अंदाजा आ जाएगा, और फिर वो हिसाब से आपको ट्रेड करना है। आप मुझे बताइए, आप इसी चैनल के अंदर कैश रिलेटेड वीडियोस भी देखना चाहते हैं या इक्विटी रिलेटेड वीडियोस भी देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं ये चैनल ना मैं एफ एंड के ऊपर सिलेक्टिवली बात करूं और एक कैश के लिए नया अलग चैनल चालू करूं, कैश या इक्विटी के लिए। तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो के लिए मैं एटलीस्ट 500 लाइक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली हर जो भी ये वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं डेफिनेटली लाइक दे दीजिए। आपको कोई भी सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं हर हर हफ्ते में या हर 15 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं हर सवाल का जवाब दे दूंगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।